हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं 11वीं क्लास के बच्चों के लिए, या फिर वो बच्चे जो बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं वेक्टर में। छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा एज पर योर फीडबैक। मुझे बच्चों का फीडबैक मिल रहा है कि छोटे ड्यूरेशन का वीडियो बनाया जाए, ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो वेक्टर शुरू करता हूं। अगर आपको वेक्टर में कॉन्फिडेंस आ गया तो 11वीं क्लास पूरा आपका बेटर जाएगा। और ये इनिशियल टॉपिक होता है, एनसीईआरटी में इसको पार्ट वाइज पढ़ाया गया है। एडिशन सब्सट्रैक्शन किसी पहले, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट, फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोग धीरे धीरे पूरा वेक्टर पढ़ेंगे। तो वेक्टर है क्या, इसको जानने से पहले हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटीज को देखते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर है, यहां लिख देता हूं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, वो दो टाइप की होती है। एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। जो स्केलर होता है, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। अभी मैं समझाऊंगा। एग्जाम्पल हो गया मास, स्पीड, प्रेशर, वर्क डन, एनर्जी और एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी और भी बहुत सारे, जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। मतलब कभी तुमने ये नहीं बोला होगा कि मास 5 किलो इन साउथ डायरेक्शन, नो, मास 10 kg इन नॉर्थ डायरेक्शन, ऐसा कुछ नहीं होगा। कभी तुमने ये नहीं बोला होगा 2 जूल की एनर्जी है टुवर्ड्स दिल्ली, टुवर्ड्स टॉप स्काई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जब डायरेक्शन का डिस्कशन नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड इतने किलो है, इतना मीटर पर सेकंड है, इतना मीटर स्क्वायर है, इतना मीटर क्यूब है, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, उसके वैल्यू की बात करें, तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी आ गया। डायरेक्शन का मतलब किधर को। जनरली हम लोग, आपको लोग बचपन से देख रहे होंगे छोटे जूनियर क्लासेस से, एक्स वाई जेड एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन हम लोगों ने बनाया है। अदरवाइज आपको पता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये भी बहुत पुराने डायरेक्शन है, रिप्रेजेंटेशन, जिनको हम कह सकते हैं रेफरेंस। तो मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, वो वेक्टर कहलाता है। बड़े काम का है वेक्टर। एग्जांपल देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड नहीं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, एटसेट्रा, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारी चीजें। तो यहां डायरेक्शन की जरूरत होती है, यहां डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो आप लोगों ने देखा फिजिकल क्वांटिटी 2 पार्ट्स में है। अब वेक्टर हमें पढ़ना है, तो वेक्टर को भी हम लोग अब 2 पार्ट में बांटेंगे। 2 पार्ट में जो वेक्टर होगा वो जनरली हम लोग थोड़ा अपने हिसाब से, थोड़ा आपके लिए इजी बनाने के लिए मैं इसको डिफाइन करूंगा, और फिर हम देखेंगे वेक्टर को और कैसे हमें समझना है। तो वेक्टर क्वांटिटी में स्टार्ट करता हूं।
जो वेक्टर्स होते हैं वो दो टाइप के, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर्स। अब वेक्टर को हम लोग दो पार्ट्स में मेजरली, बहुत इजी करके मैं कोशिश कर रहा हूं दो कि जो समझ में आ जाए, बिकॉज डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन में नहीं आते। इसका तुम्हें कोई न्यूमेरिकल नहीं मिलने वाला, ना तो तुम्हें इस पे कोई थ्योरी लिखने की आएगी, तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको बनाया हूं फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को दो पार्ट में हम लोग देख सकते हैं। पोलर वेक्टर, दे हैव स्टार्टिंग पॉइंट और अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहां से एक्ट कर रहा है बॉडी पे। कोई एक बॉडी है, वो सपोज करो साउथ को मूव कर रही है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ से साउथ की तरफ दिखेगा, और उसे हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी कह सकते हैं एक पॉइंट पे, और आपको जाता हुआ क्लियरली दिखेगा। तो ऐसे वेक्टर को फोर्स, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, इससे पहले मैंने एग्जांपल दिया था मोमेंटम, मोमेंटम में लीनियर मोमेंटम इस कैटेगरी में आता है, एंगुलर मोमेंटम शायद इसमें आएगा। एक्सियल वेक्टर कि एक्सिस के अराउंड कुछ हो रहा है, whose directions are along the axis of rotation। अब जैसे मान लो एक बॉडी है ऐसे, ये वाई एक्सिस है, अब ऐसे घूम रही है, तो अब कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो है नहीं, तो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग घूम रही है, तो एक्सियल वेक्टर हो गई है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम बाद में पढ़ोगे आप, आई इंटू ओमेगा होता है, वो टर्म बाद में आप पढ़ोगे। टॉर्क, रोटेशनल इफेक्ट, फोर्स की जैसा रोटेशन में जो होता है, तो वो एक्सियल वेक्टर हो गया। पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर दो चीज हो गई। अब पढ़ते हैं, आओ अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम इसको दिखाएंगे, वेक्टर दिखेगा कैसे, कैसे लिखेंगे इसके बारे में। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो बनाना पड़ता है। ऐसे मान लो ये एक PQ साइड है, और मान लो ये वेक्टर A है, तो वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, टोपी लगा दी जाती है, कैप तो नहीं बोलेंगे, कैप किसी और को बोलेंगे, एरो लगा दिया जाता है। P इस वेक्टर का टेल हो जाता है, Q इस वेक्टर का हेड हो जाता है, और जो PQ लेंथ है ये मैग्नीट्यूड हो जाता है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कितना लंबा है, मान लो लेंथ वाइज कितना उसका, मान लो एक कोई एक्सेलरेशन है तो कितना वैल्यू है, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से। तो PQ हो गया मैग्नीट्यूड, और जो हेड है ये वही बेसिकली डायरेक्शन देता है आपको, तो डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है हेड। टेल हो गया, हेड हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड को हम लोग एक नया नाम भी देते हैं। अब देखो हर चीज तुम्हारे लिए एक नई नई इंट्रोड्यूस होगी। इसे हम बोलेंगे ए वेक्टर का मॉडुलस, वी कॉल इट मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। इसको हम पढ़ेंगे ए वेक्टर, इसको पढ़ेंगे हम ए वेक्टर रीड करने के लिए, या वेक्टर ए ऐसे रीड करते हैं। मॉडुलस ऑफ ए ये हो गया, इसको हम लोग सिर्फ ए भी कह सकते हैं, ओनली ए, मतलब आपने उसका एरो हटा दिया तो मॉडुलस बन गया। तो मॉडुलस ये और या ये, मॉडुलस क्या होता है बेटे, बेसिकली बेटे मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड इसके लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू ए, और ये इसके लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ वेक्टर। तो जब भी कोई वेक्टर का लेंथ ड्रॉ करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, ऐसा हम मानते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आपने देख लिया, वेक्टर अगर ए है तो उसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ ए होगा, यानी ए होगा। मॉडुलस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, वेक्टर कैन बी निगेटिव बट मॉडुलस कैन नॉट बी, मॉडुलस कैन नॉट बी निगेटिव, ये ऑलवेज positive. Modulus is always positive. This vector can be positive, negative or even zero. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आपने देख लिया।
मतलब एक बार फिर से बताऊंगा आपको, ऐसे वेक्टर बनाया, उसका जो लेंथ है उसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे, मैग्नीट्यूड को मॉडुलस लगा देंगे या एरो हटा लेंगे, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप। P टेल बताता है, Q हेड बताता है, हेड इज द डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन, PQ यानी लेंथ मैग्नीट्यूड बताएगा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन A है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, PQ वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर, ऐसे भी हो सकता है। अब मैंने बड़ा आइडियल कंडीशन ले लिया, बट आपके लिए ये भी हो सकता है, ये वेक्टर हो सकता है, A वेक्टर, ये B लिख देता हूं, P टेल है, Q ये है। अब अगर आपको थीटा दे दिया जाए तो आप बता सकते हो हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है, लेंथ इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो कैसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं हॉरिजॉन्टल हो, मैंने तो एक स्टैंडर्ड कंडीशन ले लिया। तो अब एक नई चीज बता रहा हूं आपको, अब टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लेते हैं, हालांकि इसको अलग अलग भी थोड़ा पढ़ाना पड़ सकता है मुझे, बट कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा ना हो, एक साथ आपको बता दूं मैं। तो जो कोलिनियर वेक्टर, एक डेफिनेशन मैंने बोला, फिर मैंने आपको बोला कोप्लेनर वेक्टर, फिर यूनिट वेक्टर्स, फिर पोजीशन वेक्टर्स या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब सारे वेक्टर इसी में आ जाएंगे, सारे टाइप्स। मैंने जैसे कहा आप लोग को बस समझाने के लिए बता रहा हूं। अब इस लेवल पे आपको डेफिनेशन पूछना नहीं पूछा जाता इन सबका, बिल्कुल भी नहीं, नॉट इवन इन स्कूल, बट समझना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस तो तभी बढ़ता है ना जब आपका बेसिक क्लियर हो। कोलिनियर वेक्टर, एक साथ पैरेलल वेक्टर एक कैटेगरी आएगी, इसमें एंटी पैरेलल वेक्टर आएगी, इक्वल वेक्टर्स आएंगे, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर आएंगे। थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं क्या। पैरेलल वेक्टर का मतलब हुआ कि एक वेक्टर अगर ये है तो दूसरा ये हो, लेट इट बी ए एंड बी इज दिस। पैरेलल एक लाइन में हो, या फिर नॉर्मल जो पैरेलल की डेफिनेशन होती है उस तरह से हो, तो ये पैरेलल वेक्टर हो गया। इसको हम कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, ऐसे लिखते हैं बेटा। एंटी पैरेलल आप समझ सकते हो उसका उल्टा, एक इधर है बी इधर हो, या ए इधर है बी इधर हो। इसको लिखेंगे कैसे, ए वेक्टर पैरेलल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। ये नेगेटिव वेक्टर में बताऊंगा अभी हाउ टू राइट इट, माइनस ऑफ बी वेक्टर। उल्टा कर दिया माइनस, समझ सकते हो आप, नहीं तो थोड़ा सा वेट कर लो। इक्वल वेक्टर, इक्वल मैग्नीट्यूड हो, इतना नाप लो उतना ही और ड्रॉ कर दो। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों पैरेलल हो, कोलिनियर है पैरेलल है, मैग्नीट्यूड सेम है, ऊपर नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो, तो इन्हें हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। तुम्हें पता है इस पर डेफिनेशन, वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आते हैं, तो यहां दोनों बराबर होना चाहिए, तब वो पैरेलल कहलाता है। ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड सेम हो गया, 5 यूनिट एक एक्स एक्सिस को जा रहा है, एक वाई एक्सिस को जा रहा है, पैरेलल। नो, डायरेक्शन यानी वेक्टर के साथ भी इक्वल होना होगा, मैग्नीट्यूड के साथ भी इक्वल होना होगा। व्हाट्स अबाउट द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर? इफ ए वेक्टर इज दिस, then if a vector is this, then minus a will be this। 180 डिग्री का रिवर्स, 180 डिग्री का जो रिवर्स हो जाता है उसे नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं बेटा। समझ में आ गया आपके? तो फिर से कोलिनियर वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर एक ही लाइन में हो या पैरेलल डिस्टेंस पे हो, ऐसे लिखते हैं। एंटी पैरेलल उल्टा हो, उल्टा होने पे इस तरह लिख सकते हो या इस तरह लिख सकते हो। माइनस ऑफ बी के पैरेलल लिखेंगे, बिकॉज एंटी पैरेलल का कोई सिंबल नहीं होता, पैरेलल में तो दो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इक्वल वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों का डायरेक्शन सेम हो। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कोई एक उल्टा हो जाए तो उसे नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर कह देते हैं। तो ये बेटा हमने कोलिनियर वेक्टर खत्म कर दिया। अब मैं थोड़ा स्पेस बचाऊंगा और कोप्लेनर के नीचे लिखूंगा।
कोप्लेनर में ज्यादा नहीं बताना है मुझे, उतना स्पेस नहीं चाहिए। कोप्लेनर वेक्टर में एक ही प्लेन में जितने वेक्टर्स हैं, जैसे कि मैं एक्स वाई सिंपल सा केस ले लेता हूं, ये वेक्टर कोप्लेनर है इसके, ये सी वेक्टर, तो ए बी एंड सी वेक्टर आर इन प्लेन ऑफ एक्स वाई। ये देखो ना एक्स वाई प्लेन है बेटा, एक्स वाई प्लेन के अंदर है ये वेक्टर, तो ये सारे कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। अब यूनिट वेक्टर बड़ा यूनिक चीज है, इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ये, और आपको जानना चाहिए। अ वेक्टर which has one or unit magnitude, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जो यूनिट है, उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। सो इफ यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज गिवन एज ए कैप, कैसे पढ़ते हैं, ए कैप, किसी का भी यूनिट वेक्टर ऑफ P इज P कैप। अब मॉडुलस ऑफ एनी यूनिट वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड, ये हमेशा 1 होगा। तो याद रखना यूनिट वेक्टर हमेशा 1 मैग्नीट्यूड का होता है और उसका सिर्फ डायरेक्शन होता है, विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड होगा। बट यहां मैग्नीट्यूड को हमने कंपल्सरी 1 कर दिया, यानी इट हैज ओनली डायरेक्शन, इट हैज ओनली डायरेक्शन, नो मैग्नीट्यूड, दैट इज वन मैग्नीट्यूड कॉल्ड वेक्टर। सो व्हाट if you multiply a vector with anyone, if you multiply a vector with any scalar, किसी ऐसे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इसका 1 है। हाँ, जिसको मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करोगे उसके पास एक डायरेक्शन आ जाएगा, बिकॉज इसके पास एक डायरेक्शन है। तो ये बड़े काम का है। थोड़ा सा और इसमें बताऊंगा, तो मैं ये स्पेस यूटिलाइज कर ले रहा हूं, इसको पूरा यूटिलाइज कर ले रहा हूं। इसके नीचे आप लोग लिख लेना, अपने हिसाब से आप नोट्स बना लेना। अब यूनिट वेक्टर, मान लो ए यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर मुझे निकालना है। यूनिट वेक्टर, पहले मैं जनरल डेफिनेशन लिख देता हूं। वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। भाई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, सिर्फ डायरेक्शन ही तो बचेगा। तो अगर मान लो ए यूनिट वेक्टर मैं निकालूं तो ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये यूनिट वेक्टर आता है। जैसे मान लो ए वेक्टर है 5 मीटर पर सेकंड, मान लो स्पीड है इन एक्स डायरेक्शन, तो 5 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ 5। तो अब अगर इसको मैं बोलूं 5 मीटर पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन अपॉन 5, तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड को 5 मीटर पर सेकेंड लिख दो तो ये भी कट जाएगा, यानी 1 इन एक्स डायरेक्शन। ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो यूनिट वेक्टर को उसके वैल्यू, उसके मैग्नीट्यूड के साथ हम डिवाइड कर देते हैं। यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आता है, याद रखना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आता है। एक चीज और बताऊंगा, बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन यहां बता देता हूं। यूनिट वेक्टर in x direction, unit vector in x direction
is called I cap. नाम है in y direction it is j cap, in z direction it is k cap. Unit vector in x direction I cap, unit vector in y direction j cap, unit vector in z direction is k cap. So I cap को हम कई बार x वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड कह देते हैं, x वेक्टर अपॉन x, क्योंकि x डायरेक्शन का है। j वेक्टर को कई बार y वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ y या y वेक्टर अपॉन y कह देते हैं। k वेक्टर को हम z एक्सिस का वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड या z वेक्टर अपॉन z कह देते हैं। मेरे वीडियो का सबसे बढ़िया तरीका है पढ़ने का कि इसको आप जब आप पढ़ो बीच में रोक दो, स्टॉप करो, पॉज करो और नोट करो। तो एक्स वाई जेड में आपने यूनिट वेक्टर देख लिया, रटना है आई कैप एक्स डायरेक्शन में, जे कैप वाई डायरेक्शन में, के कैप जेड डायरेक्शन में। आई कैप यानी केवल एक्स का डायरेक्शन, अगर मैं आई कैप लगा दूं कहीं पे तो समझ लेना कि वो वेक्टर बन गया और उसका डायरेक्शन एक्स आ गया। अगर मैं जे कैप कहीं लगा दूं तो समझ लेना वो वेक्टर बन गया और वो उसका डायरेक्शन वाई डायरेक्शन है। अगर मैं के कैप लगा दूं तो समझ लेना कि वो वेक्टर बन गया और उसका डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में है। और माइनस लगा दो तो माइनस आई तो माइनस एक्स डायरेक्शन, प्लस आई लगा माइनस जे लगा दूं तो माइनस वाई डायरेक्शन। तो इसको ऐसे समझो, तो इधर जो होगा यूनिट वेक्टर वो आई कैप, इधर जो होगा यूनिट वेक्टर वो जे कैप, इधर जो यूनिट वेक्टर होगा वो के कैप, और इसके उल्टा माइनस आई, इसके उल्टा माइनस जे और इसके पीछे माइनस के। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। ये स्टैंडर्ड होते हैं। तो आपने पढ़ा कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स एंड पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर जैसे नाम इटसेल्फ बता रहा है कि पोजीशन कहां है, तो पूरी फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में जब हम पोजीशन की बात करते हैं ना, या इवन साइंस में, तो एक रेफरेंस चाहिए होता है। जैसे कि मैं मान लो इस टाइम दिल्ली में हूं, तो दिल्ली में हूं और कोई पूछे कि कितने दूर हो आप, तो कहीं किसी रेफरेंस के अबाउट से मैं हो सकता 10 किलोमीटर दूर हूं, किसी रेफरेंस से मैं 500 मीटर दूर हूं, और रेफरेंस अगर मैं मान लो किसी दूसरी कंट्री में रखूंगा तो किलोमीटर और बढ़ जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस माना गया है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ओरिजिन माना गया है, ओरिजिन को रेफरेंस मानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो आपने एक्स वाई जेड देखा है। तो पोजीशन वेक्टर अपने आप पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। देखो कैसे, वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। अब मान लो यहां पे एक पोजीशन है पी एक्स वाई, तो इसको पोजीशन वेक्टर हम कह सकते हैं, पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है वो हम अभी थोड़ी देर में बताने वाले हैं। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लो कैसे निकालना है आपको। एक पोजीशन P है, एक पोजीशन Q है, इसका पोजीशन वेक्टर है R1 मान लो, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा PQ का। इसकी वैल्यू कितनी होगी एक्स वाई के टर्म में, मान लो एक x1 y1 है, एक x2 y2 है, तो इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे।